नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों की जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आने वाला है। क्या डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका का दबदबा खत्म होने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के टैरिफ वॉर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में सेंधमारी करने की कोशिश की है। इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई जानकार यह भी मान रहे हैं कि अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी मंदी का सामना करना पड़ेगा और यह अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत है। तो क्या वाकई ऐसा है? आज इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ एक इंटरनेशनल डिबेट करेंगे जिसमें अमेरिका से भी मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को हड़काने की कोशिश की, भारत को धमकाने की कोशिश की। तो भारत ने भी साफ कर दिया कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ट्रंप के टैरिफ बम पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। भारत अपने किसानों, अपनी डेयरी जो वर्कर्स हैं, अपने लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। दबाव देकर पीएम ने बताया कि भारत अपने हितों से किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत पर अभी और भी टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप के खिलाफ गोलबंदी भी शुरू हो गई है। इस गोलबंदी को अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये समझना होगा कि यह गोलबंदी चल कैसे रही है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका में इसका असर पड़ गया है। एक तरफ ब्रिक्स फिर से रीयूनाइट हो रहा है। शी जिनपिंग से मिलने के लिए, सीओ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में चाइना का दौरा करेंगे। पुतिन भारत आ सकते हैं और जल्दी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। एक तरफ जहां ब्रिक्स की यूनिट मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस टैरिफ वॉर का असर पड़ना शुरू हो गया है। पहला तो यह कि अमेरिका में इकोनॉमिक मामलों के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अमेरिका में सामान की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है। जूते की कीमत बढ़ने लग गए हैं, जूतों की कीमत, इसके अलावा कपड़ों की कीमत में इजाफा हो रहा है। कई और चीजें हैं जिसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और जिसका इंपैक्ट साफ तौर पर आम लोगों पर पड़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कि सब्जी, इसके अलावा बाकी दूसरी चीजों पर भी इसका असर दिखने लग गया है और वो चीजें महंगी होती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, ये चीजें महंगी होगी तो इसका असर डॉलर पर भी होगा। नैस्डैक और बाकी जो एक स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, उसमें अब तक पिछले 2 दिनों में 10% का गिरावट आया। डॉलर में होने वाले कारोबार पर असर पड़ रहा है। दुनिया में इसकी अहमियत और कम होती जाएगी। वहीं ब्रिक्स पहले से ही अपनी करेंसी को लेकर गंभीर है, यानी डॉलर की मोनोपोली खत्म की जा सकती है। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग हैं। 3 बड़ी शक्तियां अमेरिका के खिलाफ अगर मिल गई तो अमेरिका का बुरा हाल होना तय है। वहीं तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई, जो रूस और चीन से मिलकर एक नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अजीत डोवाल रूस के दौरे पर थे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलान किया पुतिन जल्द भारत का दौरा करेंगे। खबर है कि पीएम मोदी जल्द ही चीन में जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं और पुतिन भारत आ सकते हैं। यानी 3 तिकड़ी जो है ये वर्ल्ड लीडर्स की, वो वर्ल्ड का नया ऑर्डर तय करने जा रही है। और भारत और चाइना को मिला दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चंक इंडिया और चाइना के पास है। अब जरा मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या आपके घर में ऐसा कोई सामान है जिस पर मेड इन अमेरिका लिखा हो, मेड इन यूएसए लिखा हो? जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारे घर में ऐसे सैकड़ों सामान है जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है प्राउडली, या फिर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है जिसमें भारत लीडर बनेगा क्या, इस पर आज की डिबेट। लेकिन पहले जो रिएक्शंस आए हैं उसको सुनते हैं। 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया,
पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने उन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा देश। Well, this is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. Indian officials let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन क्या अमेरिका कीमत चुकाने के लिए तैयार है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। महेश वर्मा, बीजेपी हमारे साथ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मान द्विवेदी, फैकल्टी इंटरनेशनल रिलेशंस IIPA हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। ऋषि मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। और ये हमें पेंसिल्वेनिया USA अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरज आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। धीरज कौल सर, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अमेरिका को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? और भारत से जिस तरह के रिलेशन की जो शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो दूसरी चीजों को लेकर हो, वहां क्या इंपैक्ट देख रहे हैं वहां के मार्केट में? क्योंकि मैं कई सारे रिएक्शन सोशल मीडिया पर देख रहा था, ऑलरेडी वहां पर क्लोथिंग में और बाकी दूसरी चीजों में प्राइस हाइक दिख रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। मैं फाइनेंशियल मार्केट से भी जुड़ा हूं एज अ बायोटेक एनालिस्ट, तो हम लोग मार्केट्स पे बहुत क्लोज नजर रखते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इसमें दोनों ही देशों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। टैरिफ, जैसे कि आपके सब दर्शक और पैनलिस्ट समझते हैं, कि पहला चोट ग्राहक को लगता है जो कि बायर्स हैं यूएस के अंदर। आपके परिप्रेक्ष्य में क्विकली 2 मिनट में एक ब्रॉडर पिक्चर देता हूं। 212 बिलियन, $212.3 बिलियन का टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड है अमेरिका और इंडिया के अंदर, जिसके अंदर गुड्स 41.5 बिलियन इंपोर्ट होती हैं और इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं 87.3, तो तकरीबन 42 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट उसमें है। लेकिन सर्विस ट्रेड जो है 41.8 बिलियन और इंडिया का 41.6 बिलियन, सो ज्यादा उसमें 102 मिलियन का ही फर्क है। तो लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसका तकरीबन 30 to 40% जंप दिखेगा अगले 2 सालों में। लेकिन इस ट्रेड की वजह से ये जो अभी टैरिफ्स लग रहे हैं, सब कुछ बैक रोल हो चुका है। और अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो जो आपने हाईलाइट किया वो बिल्कुल सही किया। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल तकरीबन 12.3 बिलियन है, जिसके अंदर बहुत बड़ा हिट लगेगा। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। तकरीबन 8-10 हीरे अगर अमेरिका में छोटे 1 कैरेट एंड लोअर के आते हैं, उसमें से तकरीबन 70% इंडिया से, सूरत टू बी स्पेसिफिक, वहां से आ रहे हैं। तो उसके रेट्स भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं काफी बढ़ जाएंगे।
फार्मास्यूटिकल, जिसका मैं एनालिस्ट भी हूं, उसके अंदर तकरीबन 30 to 40% जो जेनेरिक ड्रग्स की मार्केट अमेरिका में है वो इंडिया बेस्ड है। और माइंड यू, फार्मास्यूटिकल के जेनेरिक में मार्जिन ज्यादा नहीं होते, तो ये तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 60 to 65% फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस की इमीडिएटली प्राइस हाइक होगी। आपने शूज की बात की, वो भी बहुत सही बात है। लेदर इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके अंदर भी रेट्स ऑलरेडी अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स अगेन इज अ वेरी बिग सेक्टर। स्टील, केमिकल एंड ऑयल तकरीबन 8.1 बिलियन का है। जेम्स एंड ज्वेलरी 9.1 बिलियन, फार्मा 8.7, टेक्सटाइल्स जो कि सूरत अगेन इज अ बिग एरिया फॉर दैट, गुजरात 5.1 बिलियन का है। उसमें भी बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी फ्रॉम यस्टरडे दिख रही है। इसके अलावा एग्री प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर बासमती राइस एक बहुत बड़ा कंज्यूम होता है, इवन इंडियन डायस्पेरा और साउथ ईस्ट एशियन डायस्पेरा का, यहाँ पे उसकी प्राइसेस ऑलरेडी हमारे जो होलसेल रिटेलर स्टोर्स हैं जैसे पटेल ब्रदर, महाराजा, उसके अंदर ऑलरेडी 50% प्राइसेस जंप होनी शुरू हो गई हैं। तो इंडियन डायस्पेरा में भी बहुत आप ये डिस्ट्रेस देख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आईटी सेक्टर, एआई हेल्थ केयर, उसमें मैं अटैच्ड हूँ, उसके अंदर जो हमारी खुद की कंपनीज के बैक ऑर्डर्स थे उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ये बहुत ही मुझे लगता है डेलिकेट टाइम पे डिसीजन आया है, बिकॉज माइंड यू इंडिया और अमेरिका की रियल कंपटीशन इस टाइम, बाकी सब चाइना एंड अमेरिका का रियल कंपटीशन इज इन द एआई सेक्टर, बिकॉज दैट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। अगर आप उठा लीजिए 300% ग्रोथ हम अगले 5 साल में एंटिसिपेट कर रहे हैं। उसके अंदर एक एसेंशियल पार्टनर अगर आप देखें तो भारतीय है। भारत का सबसे वैल्यूएबल एक्सपोर्ट जो इंडिया से होता है वो ब्रेन ड्रेन है। आईटी सेक्टर्स के अंदर आप कोई भी वीपी उठा के देखिए, मैं खुद कई कंपनी से अटैच्ड हूं, वो इंडियन ओरिजिन के आईआईटी के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया आईआईएम से आते हैं, या फिर यहीं के भारतीय मूल के लोग हैं, और वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ स्टोरी का एआई का। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा अगर एआई इंडिया के साथ रिलेशनशिप खट्टे पड़े। तो हम लोग सब प्रे करते हैं, होप करते हैं कि नेगोशिएशन हो जो सब करते आए हैं। एक चीज आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में बिजनेस जो प्रोस्पेक्ट है वो कितना बड़ा है और कहां कहां पर मेनली डिपेंड करता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं दोबारा। मुझे तो नहीं लगता ये रास्ता अमेरिका को ग्रेट अगेन की तरफ ले जा रहा है। मुझे लगता है ये रास्ता अमेरिका के डाउनफॉल की तरफ जाता है। पिछले 2 दिन में नैस्डैक 10% तक गिरा है। इंडियन शेयर मार्केट की बात मैं आपको बताता हूं, इंडियन शेयर मार्केट पर कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का इंपैक्ट नहीं हुआ। जबकि पहले ऐसा होता था कि ऐसी खबर आती थी या कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट कुछ कह दे, उसके अगले दिन मार्केट धड़ाम। ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार उल्टा हो रहा है। बिल्कुल सही आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। और आपके दर्शकों के लिए मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं जो आई एम प्रीटी श्योर यू नो अबाउट इट। लेटली काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स किए जा रहे हैं कि इंडियन लोगों को एम्प्लॉय, वाइस प्रेसिडेंट और उसके जो मिड लेवल कॉर्पोरेट लेवल है 2.5 लाख से $5.5 लाख की जॉब सैलरीज में ना लाया जाए, अमेरिकन को लाया जाए। लेकिन माइंड यू जो आईटी कंपनीज है वो टैलेंट को ढूंढती है, तो अगर भारतीय का एज है तो उसको देंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी देखना है। तो उसके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। तो H1Bs को हम कर्टेल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते थे उस पर दोहरा मार लग रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा बैकलैश कैलिफोर्निया एरिया के अंदर आ रहा है। जो टेक हब है, साइबर जहां से सब शुरू होता है, वो काफी डेमोक्रेट जो वहां के वो है गवर्नर, उनको बहुत फंडिंग मिल रही है और वो ट्रंप के एक सेकंड पैरेलल दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बैकआउट कर रहा है ट्रंप सपोर्ट से, क्योंकि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, वॉल स्ट्रीट पे कई कंपनीज की वैल्यूएशन एक्सटेंसिवली कट शेड हो रही हैं। कल आप देखेंगे और फॉल आएगा, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी स्पेस में, और कई ऐसी कंपनीज में जो $1 ट्रिलियन की तरफ तेजी से रेस कर रही हैं, उनकी वैल्यूएशन रीअसेस हो रही है एज ऑफ नाउ। इसीलिए बहुत प्रेशर है ट्रंप के ऊपर भी एक अच्छा रिलेशनशिप इंडिया के साथ मेंटेन करना, ताकि कंटिन्यूअस ग्रोथ का एज चाइना के खिलाफ मिले। लेकिन अगर ऐसा ही चला तो दिख रहा है कि इंडिया को हम पुश कर रहे हैं चाइना के खेमे में, और वो चाहते हैं कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट राइटली एनर्जी का कॉस्ट लो रखना चाहती है, बिकॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए चीप एनर्जी चाहिए। तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और एग्रीकल्चरल और डेयरी जो 60% इंडिया की पॉपुलेशन का बैकबोन है, उसको कोई भी गवर्नमेंट ले डाउन नहीं करेगी। तो मैं तो एग्जैक्टली एग्री करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो करंट स्टैंड है टू स्टैंड स्ट्रांग ऑन दीज 2 कोर इश्यूज। लेकिन बाकी सब में निगोशिएशन का रूम अभी भी है, एंड वी प्रे कि इट हैपेंस, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी सर, के लिए
अमेरिका में इन्फ्लेशन, महंगाई दोनों चीजें बढ़ रही है, वहां की चीजों में इनफैक्ट रोजमर्रा की जो चीजें उनकी दामों में बहुत इजाफा और उनकी कीमतों में बहुत हाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने क्रूड ऑयल की बात की, आपने कहा कि रशिया से भारत खरीदेगा और भारत के लिए जरूरी भी है क्योंकि उनको चीप एनर्जी चाहिए। इससे पहले की गवर्नमेंट में जो बाइडेन कहते थे कि भाई आप रशिया से ऑयल लीजिए जिससे ऑयल का जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बैलेंस रहे। एब्सोल्युटली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कहते हैं आप रशिया से ऑयल मत लीजिए। अगर रशिया से भारत ने ऑयल लेना बंद किया तो क्रूड ऑयल $200 पर बैरल से भी ऊपर चला जाएगा। एब्सोल्युटली, और मैटर ऑफ फैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि एज ऑफ यस्टरडे काफी प्रेशर ओपेक पे डाला जा रहा है कि $55 प्रति बैरल पे उसे ले आए ताकि कंपिटिटिव एज ऑफ रशिया हट जाए। तो चारों तरफ से आप देखेंगे कि रशिया को साइडलाइन करने की बहुत एफर्ट हो रही है। लेकिन आई अंडरस्टैंड इंडिया और रशिया का एक बहुत पुरानी फ्रेंडशिप सर वो तो बड़ा मुश्किल है। मैं जाकिर साहब से जान लेता हूं क्योंकि डोवाल साहब अभी वहीं मॉस्को में थे और आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है जिसमें पुतिन साहब के आने की बात हुई है। मैं जाकिर हुसैन साहब से इसका एक रिएक्शन चाहूंगा। क्या अल्टीमेटली इसका नुकसान अमेरिका को होगा? बेशक दोनों तरफ होगा लेकिन ज्यादा उधर होगा क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ साथ चाइना, कनाडा, कई और देशों से उन्होंने टैरिफ वॉर को एस्केलेट कर दिया है। देखिए, ये बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है कि ट्रंप अमेरिका को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या वो लास्ट मुगल ऑफ अमेरिकन हेजुमनी होंगे कि आखिरी जो है बादशाह होंगे जो अमेरिका की राइज एंड फॉल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि आप जो है अपने सारे एनिमीज को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भारत आपके लिए हमेशा से खड़ा रहा और 5 राउंड ऑफ टॉक्स में हमने हर वो कोशिश करने की, हर वो चीज़ आपको दिया जो आप डिमांड कर रहे थे एक्सेप्ट डेयरी एंड एग्रीकल्चर। तो उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो ला मोहल्ला जो है हमको एक जो है पैरेलल जो है ग्लोबल ऑर्डर जो है सेट करने के लिए एक पैरेलल फ्रेंडशिप बना रहे हैं। हम ब्राजील के लूला के साथ हम बात कर रहे हैं, हम शी जिनपिंग के साथ भी विजिट कर रहे हैं और मास्को के जो पुतिन साहब भी आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक महीने का इंतजार ना करें बल्कि और पहले चले जाएं। जब यही सब सारी बातें हैं तो हमें 1 महीने का 21 डेज का विंडो उन्होंने दिया है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये एक अलायंस जो है ग्लोबल अलायंस को मजबूत करके ही हम सामने आ सकते हैं। 1 बाय 1 करके हमें तो वो मार लेंगे। तो हमें 1 बाय 1 करके नहीं आना है। और इंडिया ने बहुत ही मीजर्ड कैलकुलेटेड वे में अमेरिकन रिस्पॉन्स दिया है अनलाइक चाइना एंड ब्राजील। तो हमने ये शो किया है कि हम जो है आपके नी जर्क रिलेशन पे इस तरीके से नहीं बिहेव करेंगे बल्कि हम एक संतुलित पावर है, एक ब्रिजिंग पावर है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा आपका रिलेशन अच्छा बना रहे और आगे हम बढ़ते रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमीज आर कॉमन एक्सेप्ट रशिया। हमारे जो एनिमीज हैं वो आपके एनिमीज हैं और हमारे फ्रेंड जो हैं वो भी आपके लगभग हैं, सिर्फ रशिया को छोड़ के। आपसे रशिया की प्रॉब्लम है और रशिया को आप जो है हमेशा जो है एक ग्रीन क्या कहते हैं ओलिव ब्रांच जो है दे रहे हैं कि यूक्रेन से लड़ाई बंद कर दे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपने जो मिनरल एग्रीमेंट किया है यूक्रेन से वहां पे आप अपना ट्रम्प टावर बनाएंगे। तो ये क्या चीज है, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रही है कि ट्रम्प और अमेरिका सब मिलकर डीप स्टेट, क्योंकि ट्रम्प अकेले नहीं है। ये आप हम लोग समझना बंद कर दे कि ट्रम्प का अकेले का ये डिसीजन है, ये पूरा डीप स्टेट इन्वॉल्व है। और अमेरिका की बढ़ती हुई कर्जा जो $41 ट्रिलियन हो गया, 41 खरब डॉलर हो गया है, उसका कहां से भरपाई होगी? जबकि ट्रेड में अगर हम देखें तो अमेरिका का सिर्फ गुड्स में ही डिफिसिट है बल्कि सर्विसेज में तो वो सरप्लस जा रहा है, हमसे भी सरप्लस है। तो अमेरिका सिर्फ ट्रेड को लेकर इतना बड़ा जो है डिसीजन ले रहा है जो अमेरिका के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो क्या अमेरिकन पब्लिक चुपचाप बैठ के देखती रहेगी? आने वाले 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उसमें पब्लिक किस तरीके से बिहेव करेगी? शायद ट्रम्प को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अप्रैल से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है यूएसए में वो बहुत मैसिव प्रोटेस्ट है और अमेरिका के कई शहरों में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट है। इनफैक्ट कई इकोनॉमिस्ट, कई हॉलीवुड स्टार सड़क पर उतर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सिंगर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम जो है वो स्टेज से गालियां दी जा रही है। वहां के लोग बहुत सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब चूंकि हैं और उनको रहना है, वो इलेक्टेड हैं, तो वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है वो हाई क्लास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है वो मिडिल क्लास का है,
मिडिल पास है, इंटर पास है, जो अनएम्प्लॉयड थे, जिसकी जो है चाइना के प्रति जो है उन्होंने जॉब छोड़ी थी, उनकी जॉब लॉस हुई थी, आउटसोर्सिंग की गई थी, ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। और अभी ये जो है तिलिस्म टूट नहीं रहा है। ट्रम्प जो है बार बार जो है जो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करके अब $300 बिलियन का टैरिफ सरप्लस दिखाया, हम जॉब वापस लाएंगे, हम अमेरिका से फिर ग्रेड करेंगे, ये सारी चीजें अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पा रही है उनके वोटर पे। आने वाले 6 महीने में नहीं, मुझे लगता है जो बबल बना था वो फूट चुका है। लेकिन आपने कहा कि भाई हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें मार्क कार्नी से जो कनाडाई पीएम है, पुतिन के पास तो डोवाल जी गए हुए हैं, अभी अगस्त में वहां पर जाने वाले हैं, इसको और फास्ट ट्रैक में डाल देना चाहिए। महेश वर्मा जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की लेड गवर्नमेंट है उसका। ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक जो आपने अभी अपने जो धीरज जी से आपने बीच में सवाल किया कि भारतीय बाजार का मूड जो है, तमाम तरह के आरोप या तमाम तरह के विचार जो थोपे जा रहे हैं, या वो ट्रम्प का ये कहना कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, राहुल गांधी का ये कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, इसी प्रकार से भी देखिए अखिलेश यादव ने क्या बोला। इन तमाम तरह की बातों के बाद और जिस तरह का टैरिफ वार शुरू हुआ और जिस प्रकार से आज विश्व में युद्ध की स्थिति है, या कह लीजिए उसके बावजूद भी हम जिस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है उसके बाद भी कहीं बाजार विचलित नहीं है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है, या कह लीजिए जो सबसे ज्यादा संवेदनशील एक बाजार होता है, जहां सबसे ज्यादा भगदड़ मचती है, वो कहीं आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि भाई भारत में जो अभी 16-17% हम जो एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या 7 से 8% गिरावट आ जाएगी, लेकिन एकदम से खत्म हो जाएगा। ऐसी एनालिसिस, ऐसा विश्लेषण करके हम क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है और यहाँ का जो एक वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर क्या हम किसी तरह से प्रहार करना चाहते हैं, या किसी तरह से हम अपने ही देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई वो विपक्ष के नाते उनके लिए राजनीति सबसे पहले है, देश बाद में है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए 94 ऐसे देशों का जो है टैरिफ रिवाइज किया है अमेरिका ने, और सबके यहाँ से लगभग सामान तो उसके पास आना ही है। अब सवाल यह है कि उसका जो टैरिफ रिवाइज हुआ और वहां जो टैरिफ बढ़े हैं, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब जो बात कह रहे थे, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो वहां जिस तरह की एक एनार्की, जो कि वहां के उनके सबसे बड़े विश्वस्त और सबसे बड़े भरोसेमंद साथी रहे एलन मस्क भी कह रहे हैं कि अगर यही कुछ हाल रहा, या जितने अर्थशास्त्री है या अमेरिका के बारे में जितनी लोगों की सोच है, कई फ्रंट पे तो अमेरिका अपने आप को ऐसे झोंके हुए है, या वो युद्ध को लेकर इजरायल या नहीं, वो बता रहे थे ना, वो जाकिर साहब बता रहे थे, और पब्लिक डोमेन में भी है, $41 ट्रिलियन का कर्ज है। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा तो $5 ट्रिलियन का जो उसमें चाइना और जापान का सबसे बड़ा स्टेक है। और ये दोनों कंट्रीज आज के डेट में जिस प्रकार से ये टैरिफ रिवाइज करने के बाद जिस तरह से इंपोज किए हैं और जो सामान को वहां देना है, करना है, तो अमेरिका में अमेरिकी जनता के बीच में जो एक बौखलाहट अभी से शुरू हुई है या वो पनपी है, उस तरह की कोई चीज जो है कम से कम हम भारतीय बाजार से ज्यादा महेश जी वो गुस्सा, वो रेज कि हमने किसे चुन लिया, वो चीज एक रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल लोगों को। और आज की तारीख में महेश जी मानिए कि सोशल मीडिया जो है वो समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वो आपको दिखेगा सोशल मीडिया पे। नहीं, हमारा बाजार, मेरा कहना है कि यक्ष प्रश्न ये है कि आज के डेट में इन सब के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी उस तरह की कोई कहीं इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन ऋषि मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं भाई। मिश्रा जी आपके जहन में कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए विवेक जी, एक सुप्रसिद्ध फिल्म का गाना है कि तुम मुझे चाहो नहीं चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। वही ट्रम्प धमका रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान, ट्रम्प को ये मालूम नहीं है 140 करोड़ देशवासियों का सपोर्ट है सरकार को, और ट्रम्प ऐसे हिंदुस्तान को धमका नहीं सकते। लेकिन सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर है, और जहां तक मैं मानता हूं कि ये दो देशों के बीच की बात नहीं है, दो इंडिविजुअल लोगों की बीच की बात है। वो है ट्रम्प और नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं।
आप मैं इस बात पे हंस रहा था। दो विद्वान यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, धीरज जी और जाकिर जी, तो हमारे पुराने मित्र हैं। ये भाजपा प्रवक्ता ये नहीं बताए कि ये दोस्ती क्यों की, ये ऐसे व्यक्ति को क्यों चुन लिया, क्यों गले लगाया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, क्या क्या डायलॉग दिया जा रहा था। वो अहमदाबाद के कौन सा स्टेडियम है, विवेक भाई आप तो जानते हैं, अहमदाबाद जाते हैं आप, कौन सा जो स्टेडियम है जिसमें करोड़ों रुपया लगा के हाउडी मोदी कर रहे थे, ये बताना चाहिए ना। आज मोदी जी कहते हैं कि हम अपने हितों का समझौता नहीं करेंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। अरे भैया आप इस्तीफा दीजिए ना। ऐसे देश को ऐसे हालात में क्यों लाके आपने छोड़ दिया है? आप इस्तीफा दीजिए, झोला उठा के जाइए जहां जाना है आपको, जो झोला उठा के, ये जो आप कह रहे थे ना कि यदि मेरी कोई गलती साबित हो जाए झोला उठा के हम चल देंगे, तो जाइए ना। देश को इस हालात में आपने रख दिया है। विवेक जी मैं आपसे एक सिंगल सवाल करना चाहता हूं कि आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने दूसरे देश में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार किया हो। मिश्रा जी एक के साथ में सब बोल जाइएगा क्या? अरे सुन तो लीजिए ना। तो मेरा सवाल नहीं सुनिएगा क्या? नहीं आप पहले मेरा, आप अपना बोलते रहिएगा, हम नहीं सुनिएगा हमको। नहीं खाली अपना सुनाने आए क्या? मेरा सुनिए, हमारा एक लाइन सुन लीजिए। कनाडा आप भी वही के हैं जहाँ के हम हैं। सुनिए बिहार झारखंड के आप भी हमारा सुन लीजिए तो मेरा सुनिए। अच्छा पूरा कर लीजिए, आप बोल लीजिए पहले, जल्दी कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ विवेक जी, भुला जाएंगे सर, सुन लेने दीजिए। अरे आपकी तरह रट के नहीं आते हैं। अभी एबीपी पे रट के आप बोल के गए हैं, हम देखे हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे थे। आपका बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रहा था SIR में। महेश भाई आपको देखा है अभी एबीपी में, सुमित चौधरी ने आपको अच्छे से क्लास लगाए हैं। रुक जाइए बस, स्थिर रहिए। सवाल ये उठता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी, देखिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी अमेरिका तमाम तरह के आप पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिका आपको हर बार अपमान कर रहा है। आप पार्लियामेंट में ट्रंप साहब का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ट्रंप को स्पष्ट मैसेज क्यों नहीं देते हैं? गोल गोल क्यों घुमाते हैं कि किसी देश ने हम पे दबाव नहीं बनाया? आप डायरेक्ट कहिए ना, ट्रंप तुम झूठा है, झूठ बोल रहा है ट्रंप तुम। ये हिम्मत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में। और आप चाइना की बात करते हैं, चाइना पे विश्वास कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चाइना पे विश्वास कीजिएगा, आप चाइना पे विश्वास कीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? कितना $1 मिलियन मिल जाएगा? नमस्ते ट्रंप कीजिए। देश आज भुगत रहा है। देखिए बात बनाना अलग बात है, बात बनाना पॉलिटिकल गॉसिप, बात बनाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। ये बात बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। आजादी के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। के साथ बात कहने से अच्छा है कि बताना चाहिए ना। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए ना कि भाई आप जो कह रहे हो कि अगर नहीं मैं एक सवाल मैं कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋषि मिश्रा जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए आपको बोलने का मौका हमने दिया, आपके सवालों का जवाब महेश जी दे देंगे। महेश जी काबिल व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, और वो आपको जवाब देने के लिए वो आपको जवाब देने के लिए वो बैठे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मार्क कार्नी भी हाउडी मोदी कर रहे थे क्या? या मार्क कार्नी भी नमस्ते ट्रंप चला रहे थे क्या? उन पर 50% का टैरिफ क्यों इंपोज हुआ? सही बात है। कई और कंट्रीज हैं जिस पर 50, क्या जिनपिंग भी प्रचार करने गए थे क्या? 500% का टैरिफ लगा दिया था। नहीं अब सुनिए, पॉलिटिकल देखिए, आप लोग पॉलिटिकल कीजिए, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। अब पहले पूरा सुनिएगा, नहीं फिर बीच में आ रहे हैं। और देखिए यहां टारगेटेड हमला नहीं होता है, यहां पिन प्रिसाइज लोकेशन पर हमला होता है। यहां पर हम किसी को टारगेट नहीं करते, यहां सबका हिसाब होगा, सबसे सवाल इक्वली पूछे जाएंगे ऋषि मिश्रा जी। तो आप उस बात की चिंता मत कीजिए, ये शो एक ऐसा शो है जहां सबसे इक्वली क्वेश्चन होता है। तो अब आप जवाब दीजिए कि क्या जिनपिंग भी प्रचार करने गए थे, 500% टैरिफ इंपोज किया था, बाद में यू टर्न लिया? क्या कनाडा के पीएम भी गए थे, 50% का टैरिफ लगाया हुआ है? क्या बाकी देश भी जिन पर 50% प्लस टैरिफ लगा, 35% लगा है, वो लोग भी गए थे ट्रंप के लिए प्रचार करने? या फिर आपका एजेंडा है तो आप इसको पॉलिटिकल कर रहे हैं? ऋषि मिश्रा जी, यही सवाल है कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रचार नहीं करने गए थे? तब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं कहा था ट्रंप हमारे परम मित्र हैं, गलवैया कर रहे थे, गले पड़ रहे थे? अरे तो उन पर क्यों लगा? उन पर क्यों लगा? सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? चाइना। चाइना पे कितना टैरिफ लगाया गया? 30%।
आप तो दोस्त थे, क्या बात कर रहे हैं? आप तो पह, हाउडी पहले मोदी तो कर रहे थे। 500% लगा दिया था। 50%। ब्राजील पर 50% क्यों लगा? स्विट्जरलैंड पर 39% क्यों लगा? स्विट्जरलैंड कोई दुश्मन मुल्क है अमेरिका का? कनाडा पर 50% क्यों लगा? कनाडा कोई दुश्मन मुल्क है अमेरिका का? आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों करें? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। मेरा एक सिंपल सा सवाल, जल्दी से। वही सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रचार नहीं करने गए थे। तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूं। इधर लौंगोटिया दोस्त थे, इनको तो माफ कर देते, कम से कम इनको तो माफ कर देते। अरे वही बात तो हम भी कह रहे हैं ऋषि भाई। आप हमारी बात हमको बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। सुन तो लीजिए। बकतौली करना अलग बात है, देश चलाना और फॉरेन पॉलिसी तय करना अलग बात है। बकतौली मोदी से जितना करवा लीजिए, तरह तरह का डायलॉग ले लीजिए, सिंदूर गरम है, खून गरम है, फिर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप बता नहीं रहे कि ब्राजील स्विट्जरलैंड पर इतना टैरिफ क्यों लगा? बिल्कुल वो तो नहीं गए थे कहीं गलबैया करने, जैसा कि आप कह रहे हैं। ये देश के जी ठीक है, जल्दी से महेश वर्मा जी से जवाब लेते हैं। क्या भारत सरकार, पीएम मोदी इसको कंट्रोल कर सकते थे, रोक सकते थे? हमारी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी थी और अभी हाल में बहुत अच्छा नेगोशिएटर भी बताया था पीएम मोदी को उन्होंने। महेश वर्मा जी, हाउडी मोदी कर रहे थे। हाथ में जाए तो कभी जॉनसन ने जो है, याद करिए, हमारे यहाँ गेहूं बंद कर दिया था, जय जवान का नारा शास्त्री जी को देना पड़ा। एक दिन हम भूखे रहे और हमने इस देश के कभी स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। श्रीमती गांधी 1974 में हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा और वो लगातार 10 साल रहा। सैन्य प्रतिबंध हमारे ऊपर 1994 में लगा, जो लगातार जारी रहा। उस समय किसी भी तरह का अगर देख लीजिए तो उस समय का जो एक हालात था, उस समय की जो मजबूरी थी, उस समय के जिस तरह के हालात से निकलते हुए देश के लोगों ने मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। आज की डेट में क्या इस देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो क्या ये संभव था कि इस तरह के जो अभी जिस तरह का ट्रंप का टैरिफ का वार चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका एक अपने उस पे कह लीजिए कि एक मनमानी पे उतारू है, क्या ये किसी भी प्रकार से ये आज की डेट में सहनीय होता? या किसी प्रकार से हम इस बोझ को उठा पाते? नहीं उठा पाते। इतना भी नहीं करते तो क्या करते हैं आप? हाँ, तो अब इसके बारे में यही सबसे बड़ा सवाल था कि हम उसके लिए जो है लगातार एक बातचीत का दौर हमने शुरू किया। बातचीत के दौर में अभी भी कोई कमी नहीं है, अभी भी हम आशान्वित हैं कि हम किसी न किसी तरह से अमेरिकन प्रशासन या जो भी है लोग हैं वहां पे, उनको हम किसी तरह से इस बात के लिए कन्विंस करें कि वो एक बार सोचे कि हमारे उनके बीच में आज की डेट में जिस तरह का ट्रेड का जो एक फर्क है उसको थोड़ा सा कम करके उसको आगे हम किस तरह से जो एक ट्रेड डेफिसिएट है उसको किस तरह से हम थोड़ा संतुलित करके उसको बैलेंस करके आगे बढ़ाएं, और उसमें जो हमारे संबंध हैं वो कम से कम हम उसको भाई अमेरिका जो है वो ट्रेड डील के लिए प्रेशराइज कर रहा है। मैं ऋषि जी एक सेकंड आ रहा हूं। अमेरिका जो है ट्रेड डील के लिए प्रेशराइज कर रहा है, खासकर डेयरी और बाकी चीजों को लेकर। जी, जिसमें दो चीजें, दो एग्रो प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, और इसी को लेकर हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अमेरिका से नहीं हो पा रहा है। तो ये दो चीजें जो फंस रही है, इसके बारे में धीरज कौल जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं ऋषि जी आपके पास। धीरज कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कौल साहब, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम उनकी बात मानकर, उनकी शर्तों को मानकर हम ट्रेड डील साइन कर लें? देखिए, मैं वर्मा जी की बात से एग्री करता हूँ। ये एक्चुअली है प्रेशर टेक्निक और ये ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का। डोंट फॉरगेट, ट्रम्प इज एक्सीलेंट नेगोशिएटर। मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ और उनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी बूम, बहुत ही एक्सीलेंट उन्होंने डील्स की हैं प्रोफेशनली स्पीकिंग। लेकिन कंट्री और बिजनेस टू सेपरेट वेज से रन करता है। यहाँ पे भी कई लोगों का ऐसा मानना है, उन्हीं की पार्टी के कई लोग, कि ये इसको कंपनी के जैसे चला रहे हैं, हर जगह निगोशिएट करते हैं। सॉफ्ट बैंक का जो सीईओ था वो सामने बैठा था, उसके सामने 100 बिलियन और मांगने लगे। कल ही की बात है, एप्पल ने $500 बिलियन एलोकेट किया है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने का और फैक्ट्रीज लगाने का। तो अब 100 बिलियन और ऐड होके 600 बिलियन हो गया। उसी के दौरान वन ऑफ हिज सपोर्टर आस्क्ड हिम कि आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ले आएंगे? तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन था और वो टारगेट कर रहे थे फॉक्सकॉन की कंपनी जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देती है, जो जनरेटेड है, क्या उनको भी मूव करने की वजह से।
मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगा कि अमेरिका का जो डेफिसिट है 41 ट्रिलियन एज ऑफ टुडे नहीं है, 36 आई एम इन द नंबर्स गेम, 36.9 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि हर अमेरिकी पे, मेरा एक बेटा है जो 1.5 साल का है, उसके ऊपर भी $1,06,000 का कर्ज है। तो यहाँ पे स्थितियां जेन्युइनली बहुत ही गंभीर है। हमें एक ग्रोथ इंजन चाहिए। इनको जिताने के लिए मैं इस स्टेट जो पेंसिल्वेनिया में हूँ, एक स्विंग स्टेट थी और मैंने काम भी किया है फॉर डाटा एनालिसिस, और एक बहुत ही बड़ा इशू था अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो जो एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल की जॉब्स देखिए अब रोबोटिक और ऑटोमेशन के थ्रू रिप्लेस होंगी। तो अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि चाइना जो जॉब चली गई वो वापस यहाँ क्रिएट होंगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उस वेज पे पॉसिबल नहीं है, उस लेवल की पॉसिबिलिटी नहीं है। और कोई कंपनी 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज को लाएगी नहीं। वो 24/7 रोबोटिक और एआई एनिमेशन के थ्रू वो काम करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट नीचे जाएगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, वैल्यूएशन स्काई हाई जाएगी। कंपनीज आर फोकस्ड ऑन देयर कैश फ्लो एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंट्री और कंपनी दो सेपरेट इश्यूज हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हाँ, मैं बिकॉज आई एम इन द नंबर्स गेम, मैं आपको एक प्रोजेक्शन देता हूं। हमारे पास एक्सट्रीम प्रोजेक्शंस हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट से अगर 50% का कंटिन्यू रहा, जो मुझे नहीं लगता रहेगा, ये आप देखेंगे नीचे आएगा, अगर रहा वर्स्ट सिनेरियो, इंडियन जीडीपी पे कितना फर्क पड़ेगा? उसका नंबर है 0.4 से लेके 2% ऑफ जीडीपी मैक्सिमम। तो इंडिया के आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही महेश जी ने बोला, कोई बिग क्रैश नहीं दिख रहा, ना ही आएगा। लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स करती हैं, उनकी सेल्स पे डेफिनेटली आएगा, ज्वेलरी के ऊपर आएगा, आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो 5-10% करते हैं उन पे आएगा। लेकिन अगर इंडिया जिस राइट सेंस में भारत सरकार कर भी रही है कि वो इंटरनली उसको कंज्यूम करने के लिए सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट का काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अपना सप्लाई चेन क्रिएट करें, अंदर उसे कंज्यूम करें, इंटरनल रेवेन्यू ग्रोथ करें, और सेकेंडरी मार्केट्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, साउथ अमेरिकन हो गया, उसको ढूंढे, साउथ ईस्ट एशिया को ढूंढे, तो बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो। मेरे अकॉर्डिंगली आप ये एक टैक्टिक है जिसे आप देखेंगे बहुत जल्दी एक नीचे लाया जाएगा, क्योंकि ये हमें ज्यादा पेन करेगी। ये ट्रेड जो वॉर है, ये अमेरिकन कंज्यूमर और अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी को हर्ट करेंगी। और इंडिया इज अ नेचुरल अलाई, the oldest democracy and the largest democracy. Don't forget, AI, आप इस बात की ग्रेविटी को लगता लोग नहीं समझ पाते। पूरी जितना डिसरप्शन इंटरनेट ने दिया था, उससे 5x का डिसरप्शन AI दे रहा है। हर सेक्टर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, और उसके अंदर इंडिया इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, मिड लेवल टू हाई लेवल टैलेंट। तो ये एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर की चीज होगी कि अगर आप इंडिया के साथ एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स ना डेवलप करें। और मोदी जी मुझे लगता है, और करंट गवर्नमेंट, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेक इन अमेरिका कह देना, थीम रोप पे चल रहे हैं, मेक इन यूएसए कह देना, अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है बड़ा आसान है। आप क्या कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? ये बिल्कुल। और जैसे कि आप ऑटोमेशन की बात करें, ऑटोमेशन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जिस पर चाइना ने मास्टरी हासिल कर ली है। चाइना के पास ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के पास ऑटोमेशन में, उसका कोई भी कंट्री मुकाबला नहीं कर सकता। इवन अमेरिका नहीं कर सकता इतने जबरदस्त ऑटोमेशन का। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिकियों से मैन्युफैक्चरिंग में जूते बनवाना चाहते हैं, कपड़े बनवाना चाहते हैं, कपड़े सिलवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? देखिए आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज ये फाइनेंशियली वाइबल मॉडल है ही नहीं। नंबर 1, आपका जो जूता $25-30 में हमारे यहाँ वॉलमार्ट में मिल रहा है, क्या आप उसे $70 में बेच पाएंगे अगर यहाँ के कारीगरों से कराएंगे? मिनिमम वेज यहाँ पे $18 देना ही पड़ेगा। नॉन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर $25 प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, 1000 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। व्हाई वुड आई डू दैट? अगर मेरी खुद की कंपनी है, मैं रोबोट को यूज करूंगा, एआई को यूज करूंगा, कॉस्ट नीचे लाऊंगा अगर चाइना से कंपीट कर। और चाइना, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, बहुत 30 से 25% ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहा है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग रोबोटिक इंडस्ट्री अगर वर्ल्ड में आज कहीं है तो वो चाइना में है। ये आप एग्जैक्ट नंबर्स आपने मुझे बताए। मैं जल्दी से जाकिर जी के पास जा रहा हूं। जाकिर जी, सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन नीतियों का इंपैक्ट कितना होगा और भारत पर इसका इंपैक्ट कितना होगा? जैसे कि ऋषि मिश्रा कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर होगा, लेकिन शायद अभी हम ये कबूल नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी का जैसे कहा जा रहा है $212 बिलियन का ट्रेड है, और हमारा सरप्लस जो है $45 बिलियन का। हमारा जो मेन इफेक्ट पड़ेंगे दो जगह पड़ेंगे।
दो सेक्टर तो हमारे हैं ही हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे पड़ेंगे, जेम ज्वेलरी, फुटवेयर, ये सब पड़ेंगे। दूसरा जो है आईटी, अभी उसको नहीं टच किया ट्रम्प ने, आईटी सेक्टर पे पड़ेंगे। हमने जो आउटसोर्सिंग किया है अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा जो है हमारा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि टीसीएस वगैरह ने। सर वो कंपनीज भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगी, वो डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों देखें? हाँ, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो तो प्रॉफिट मार्जिन पे चलेगी ना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एम्बार्गो लगा दिया है, एक पनिश कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन के चीफ को कहा कि आपको इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है स्टिक कैरेट हमारे लिए ही नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रोड्यूसर्स के भी लिए कर रहे हैं। एमएनसीज को फोर्स कर रहे हैं तुम अमेरिका में आके इन्वेस्ट करो, यहाँ पे जॉब क्रिएट करो। तो ये एक अलग तरीके की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रंप ला रहे हैं। अब इसमें अमेरिका कितना ग्रो कर पाएगा, कितना सस्टेन करेगा, ये एक बात है। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका मे नॉट बी ए हेजिमोन इन द वर्ल्ड, एक बड़ा हेजिमोन नहीं हो सकता अगर उसका पावर गिरता है, लेकिन अमेरिका एज ए कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, वो सरवाइव करेगा। बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा सर्विस ट्रेड है। एज ए इकोनॉमी जो है, एज ए कंट्री जो है, इट विल सर्वाइव, अनलाइक ब्रिटेन खत्म हो गया कॉलोनियल के बाद। तो ये सारा चीजें जो है ट्रंप जो है उसी लाइन पे ले जा रहे हैं। ट्रंप कोई बेवकूफ नहीं है, हम ट्रंप की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप कोई बेवकूफ नहीं है। वो बहुत ही पहले ही टर्म में उनको लग गया था अमेरिका बैंकरप्ट हो रहा है। अगर अमेरिका को रोका नहीं गया, ये सारी चीजें रोकी नहीं गई, तो कल अमेरिका जो है कोलैप्स करेगा। चाइना और रशिया का जो अलायंस बढ़ता जा रहा, उसमें इंडिया को भी पुश कर दिया उनके आर्म्स में। ये बहुत ही सरप्राइजिंग फॉरेन पॉलिसी आ रही है ट्रंप की। अगर जो है पुतिन के साथ इनका अलायंस नहीं होता है, यूक्रेन वॉर पे कोई बात नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? सेकंड, इजराइल के थ्रू जो है वो पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर इजराइल की पकड़ खत्म हो गई तो पूरा मिडिल ईस्ट डाइवर्सिफाई हो जाएगा, चाइना और रशिया के गोद में जाएगा, वहां से भी अमेरिका का सफाया होगा। तो ये एक डॉलर का सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है वो डॉलर के खिलाफ चल रही है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। ब्रिक्स जो है डॉलर के प्रति एक करेंसी ला रही है। अब जैसे 41 ट्रिलियन ही कर्ज है उनका, वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल आया उसमें 6 ट्रिलियन डॉलर जो है फिर से इशू किए गए हैं। 36 तो था ही, 6 बिलियन डॉलर और ऐड हो गया। 123% उनकी जीडीपी डेट जीडीपी रेशियो जो है 123% है। तो अमेरिका पहले ही टर्म में ट्रंप को मालूम हो गया था अमेरिका बैंकरप्ट हो रहा है। तो भारत इसी का इंतजार कर रहा था कि यू आर डिक्लाइनिंग, व्हाई यू आर लीविंग अस, हमें क्यों छोड़ रहे हो, हम तो तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और रहेंगे। बहुत 5 मिलियन जो है 50 लाख से ऊपर जो भारतीय जो है हाई इन टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं, आपकी कंपनीज को सुधार रहे हैं। पूरी दुनिया में एमएनसीज आप ले जा रहे हैं, जहां इंडियंस हेड कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये पॉलिसी आप ला रहे हैं। तो ये समझने वाली बात नहीं। इम्पैक्ट भारत का जहां तक है 60% कंजम्पशन जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है। अगर हम परचेजिंग पावर और बढ़ा देते हैं तो ये 60 से 70% हो जाएगा। तो बहुत हद तक जो है इंडिया अपने लॉस को इंटरनलाइज करके ग्रो कर सकता है। और हम चाइना के साथ जो जाएंगे तो सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे कहेंगे अपना डिफिट बजट जो ट्रेड डिफिसिट है हमारा 99 बिलियन डॉलर का, इसको आप कम करिए। इसको कम करने के बाद हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और रही बात ये ऑयल क्यों कम कर रहे हैं, ये ऑयल की रशा से, ये ऑयल का मसला नहीं है मेरे नजर में, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। अमेरिका हमको एज ए बिग पावर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये ऑयल रशा से छोड़ के हमसे खरीदे। वो हमें बेचना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में शेल गैस का डेवलपमेंट हुआ है, वो ऑयल वहां पर है, हमें खरीदे फिर रिफाइन करके हमें बेचे। नहीं, हो क्या रहा है कि रशिया से हम खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर अमेरिका जा रहा है। वो हम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज कर, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है इसी तरीके। नहीं, लेकिन वो एक और चीज जो कर रहे हैं, जो शायद पता नहीं उनके पास एडवाइजर्स होंगे, वो ब्रिक्स देशों को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है 2024 के जो आंकड़े आए थे उसमें ब्रिक्स का जो वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा है वो लगभग 35% है। और आईएमएफ के अनुमान के हिसाब से 2025 में ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी जो है वो पीपीपी मॉडल पर 41% तक पहुंच सकता है। जी, तो आप ब्रिक्स का टोटल जीडीपी जो है 31 ट्रिलियन जो है, जो अमेरिका से लगभग जो है 1.5 ट्रिलियन ज्यादा है। तो ब्रिक्स में चाहते क्या है कि वहां पर इंडिया को ब्रिक्स से निकालना चाहते हैं। ये बहुत ही लार्जर एजेंडा है जो डीप स्टेट फॉलो कर रहा है। ट्रंप उसके जो है एक मुखी बने हुए हैं।
इससे ट्रंप में नुकसान अमेरिका को होगा, लेकिन इन लोगों ने प्लान कर रखा है कि आने वाले 5 साल 10 साल में हम ये अचीवमेंट करेंगे। अब कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं वो एक दूसरी बात है, लेकिन हमें जो है इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। ये सिर्फ इकोनॉमिक वार नहीं है, ये इस जियो स्ट्रेटेजिक ऋषि मिश्रा जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। ऋषि मिश्रा जी, अब तो आपके सवाल वाले रहे नहीं, अब आप तो जियो पॉलिटिकल मैटर पर ही जवाब दीजिए ऋषि भाई। देखिए मेरा एक सिंपल सा सवाल है। ऐसे दोनों विद्वान पैनलिस्ट हैं, वो बात रखेंगे। मेरा एक साधारण सा सवाल है कि यदि अमेरिका हम पे टैरिफ थोप सकता है, 50% टैरिफ थोप सकता है, तो क्या हिंदुस्तान जो है उस पे टैरिफ 50% या उससे भी ज्यादा हम लोग उस पर लागू नहीं कर सकते हैं? हम आप कह रहे हैं कि हमें काउंटर टैरिफ लगाएं हम लगा सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन है। 2018 में हमने किया था, 36 प्रोडक्ट उन्होंने लगाया था, 4-5 महीना हमने वेट किया। मेरा सवाल यही है दोनों विद्वान पैनलिस्ट से कि जब अमेरिका हम पे टैरिफ 50% का लगा सकता है, तो हिंदुस्तान काउंटर में क्यों नहीं हमारी सरकार उन पे टैरिफ चार्ज करती है? हमारी सरकार क्यों चुप है? ट्रम्प जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है, तो कह तो रहे हैं 2018 में एग्रेसिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। 2018 में टैरिफ लगा था, काउंटर टैरिफ लगा था। की बात कर रहा हूं, जाकिर जी कुछ कह रहे हैं, उस पर कौन सा आपके पास आ रहा हूं। जाकिर जी हाँ। दूसरी बात, 2018 में जब ट्रम्प साहब, यही ट्रम्प थे जो हमारे प्रोडक्ट्स में उन्हें 36 प्रोडक्ट पे लगाया था, तो 2-4-5-6 महीना हम इंतजार किए कि मान जाओ, नहीं हुआ तो हमने भी लगा दिया। हमको जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम से निकाल दिया, वहां पे हमको जो है $6 बिलियन का नुकसान हुआ, वो हमने इंटरलाइज कर लिया। बाइडन भी आया तो उन्होंने खत्म नहीं किया। हम जो है WTO में जाके इनको खींच सकते हैं, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ WTO। और ये टैरिफ वार जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में टैरिफ वार से ही जो है पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसके बाद जाके गैट लाए हम, फिर WTO डिस्टेब्लिश किया गया, और टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ जो है 22% से कम करके 5% की गई। ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया, दुनिया उसी तरफ हेड कर रही है। अगर अमेरिका नहीं तैयार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जाकिर भाई आपने, कि भाई ये WTO के रूल के खिलाफ है, तो ये टैरिफ वॉर नहीं, टैरिफ टेररिज्म हो गया। यस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो WTO में, वहां पे हम केस करते हैं। हमने बहुत से केस किया अमेरिका में। पिछली बार जो प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर, तो अमेरिका ने कहा, रिक्वेस्ट किया, वहां लड़ाई न करिए, आप जो है ऑफ द टेबल जो है सॉल्व करिए। जो WTO एक ऑप्शन देता है कि आप आपस में सॉल्व कर लिए तो बड़ा अच्छा है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा केस फाइल किया और सबसे ज्यादा हारा भी है WTO में। वो ऑप्शन अभी हम उठाना नहीं चाहते, हमारे पास पूरे ऑप्शंस हैं। तो हम और कंट्रीज को लॉबिंग करके अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं उल्टा। अगर ये कंट्रीज मजबूत हो गई तो देखना है, अभी हमको जल्दी नहीं करना है। 6 महीने के टाइम में अब अमेरिका की पूरी कलाई खुल जाएगी, ट्रम्प साहब की पूरी कलाई खुल जाएगी 6 महीने में। धीरज कॉल कुछ कहना चाह रहे हैं? कॉल जी। हाँ जी, मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा कि कुछ पहले बताया गया कि जॉब लॉस हो रहा है भारत में, तो ये समझना जरूरी है अमेरिका के अंदर 1 लाख जॉब्स एंटिसिपेटेड है बाय सितंबर चली जाएंगी, व्हाइट कॉलर जॉब जो $1.5 लाख से ऊपर की जॉब है टेक सेक्टर की, बिकॉज ऑफ AI। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेड टैरिफ्स राइट नाउ। ये समझना बहुत जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि उनका बैक एंड इंडिया से आता है, एक पूरी चेन है। तो अगर एक आदमी यहाँ फायर हो रहा है तो 3.5 लोग इंडिया में या जो चेन में आ रहे हैं वो फायर होंगे। इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। ये कंपनी अपनी एफिशिएंसीज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए करती है। एक नया टूल मिला है AI जो 24/7 काम करेगा, इंश्योरेंस के बगैर काम करेगा, सिक डे नहीं लेगा, कम्यूट में कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे टू रन द सिस्टम, लेकिन लोगों को नई स्किल सेट सीखने जरूरी है। कमिंग टू जो आप बात कर रहे थे ब्रिक्स की, ब्रिक्स के खिलाफ डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। यहाँ पे ब्रिक्स को पावरफुल ना बनाया जाए, रशिया को वीक करने के लिए चाइना और रशिया और इंडिया एक साथ ना आए, इसके लिए बहुत से इंटरनेशनल लॉबीज इन्वॉल्व हैं। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। ये बात आपके पैनलिस्ट ने बोली, बिल्कुल सही बोली। और मैं आपको एक बात फिर बताता हूं, आप अगले 2 महीने में देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस और ड्रॉप होंगे, एटलीस्ट $55 प्रति बैरल, जिससे कि रशियन इकोनॉमी एक बड़ा हिट आएगा, एनर्जी और चीप होगी, और इंडिया को शायद उस टाइम ये डिफेंड करने में दिक्कत आए कि हम रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है इस टाइम पर। मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि करंट गवर्नमेंट नी जर्क रिस्पॉन्स के जैसे टैरिफ वॉर्स में
नहीं घुस रही। ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है। इस टाइम अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने की जगह एक थिन रोप के जैसे आपको चलना पड़ेगा, जो कर रहे हैं। अपनी लेवरेज को यूज करना पड़ेगा और अपने नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, अपने लिए नए मार्केट और सप्लाई चेन्स ढूंढनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली कई कंट्रीज हैव मिस्ड द बस फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। जब 25 से 30 साल पहले चाइना अपनी सप्लाई चेन अफ्रीका में प्रोक्योर कर रहा था, तब दुनिया में बड़े देश इंक्लूडिंग अमेरिका सो रहे थे। अब लोग जाग चुके हैं। आपको बड़ी तेजी से चेंजेस दिख रहे हैं। अमेरिका भी प्रोक्योर कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। रशिया के पास तो वर्ल्ड के रिचेस्ट रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। रशिया जैसी एडवांटेज किसी देश को नहीं है। लैंड मास भी है। आपको जान के हैरानी होगी, पता नहीं आप कितना फॉलो करते हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं अमेरिका की जो कि जहां से गैस निकलती है रशिया के साइबेरिया के अंदर, वहां पे अपना डाटा सेंटर्स क्रिएट करने के लिए ट्रंप पे बहुत पुश दे रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक करो। मैं ये बात आपको ऑफिशियली नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन एक चांस है कि रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ फॉल्ट आए विद इन नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि सस्ती एनर्जी और डाटा, दिस इज मोर प्रीशियस देन गोल्ड। जो फाइनेंस में है इस बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट रेस इज नॉट अबाउट ऑयल, इट्स अबाउट चीप ऑयल टू फंड डाटा एंड यूज एआई। ये तीन चीजें, ये स्ट्रेटेजिक एक्शंस हो गए जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ आपदा में अवसर दिख रहा है। मैं इस पर ऋषि मिश्रा जी और जाकिर जी और आपका भी मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म से जो भी कंट्रीज वुंडेड हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको भी आप ब्रिक्स में ले आइए। फिर देखिए आप कमाल। लाइक आप चले जाइए सबसे पहले कनाडा के पास, लाइक आप चले जाइए ब्राजील के पास। ब्रिक्स तो में ब्राजील वैसे ब्रिक्स में है। लाइक आप और भी जो अदर कंट्रीज है जिसके ऊपर हैवी टैरिफ इंपोज किया गया, आप उनको भी ब्रिक्स में लेते आइए। फौरन कीजिए इस काम को और उसके बाद देखिए, क्योंकि अभी आपके पास 35% जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का है। अगर आप इसको 40, 41, 42% तक भी ले जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ब्रिक्स और अमेरिका और डॉलर की मोनोपोली को तोड़ने के लिए। जाकिर जी इसका जवाब, फिर ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, काजान में क्या हुआ था कि उसमें दो चीजों पे फोकस रहा था उसके मीटिंग से पहले, जो रशिया में हुई थी ब्राजील से पहले, कि एक ब्रिक्स करेंसी आएगी, दूसरा मेंबरशिप एक्सपैंड किया जाएगा। तो उसमें इंडिया ने एक सजेशन ये दिया कि हमको अभी ब्रिक्स करेंसी नहीं लाना है और हमको अभी एक्सपैंड भी नहीं करना है, क्योंकि इसको कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना। अगर हम बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा एट वंस इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कंसोलिडेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ब्रिक्स टूट सकती है। और दूसरा, एक सिंगल करेंसी की बात भी की गई थी जिससे डॉलर के खिलाफ लाने के लिए। तो इससे भी इंडिया ने कहा कि हमको ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच लेना है और सिंगल करेंसी का प्रमोशन न करके लोकल करेंसी में हम ट्रेड करने लगे। तो हर कंट्री जो है लोकल करेंसी में आपस में ट्रेड कर रही है, तो ये भी तो डी डॉलराइजेशन हो रहा है विदाउट किलिंग अमेरिका, विदाउट किलिंग डॉलर। इसी से बौखला कर ट्रम्प ने कहा कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे जिसने डॉलर के खिलाफ जो है कोई करेंसी इस्तेमाल किया। अब उन्होंने कहा हम 10% लगाएंगे। तो अगर हम जो है डॉलर के सब्स्टिट्यूट करेंसी को लोकल करेंसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी शुरुआत हमने रुपी का जो साइन दिया है उससे हमने शुरू किया है कि वर्ल्ड में हमारी भी रुपी की वैल्यू बढ़े। तो अभी हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए उन कंट्रीज तक, जैसे कनाडा हो गया। ग्रेजुअली जी धीरज कॉल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके मिश्रा जी आपके पास। धीरज कॉल जी। हाँ, देखिए रुपी को एक्सचेंज करेंसी में यूज करने के लिए एग्जांपल्स हम ईरान और इंडिया के ऑयल परचेज में पहले देख चुके हैं। और रशिया और इंडिया के ऑयल परचेज में जो होता है ऑयल का, उसमें भी रुपी यूज हो रहा है और रशिया के पास काफी सरप्लस रुपी पड़ा है। तो रुपी की महत्वता ग्लोबली डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो जो प्रैक्टिकलिटी है, अभी भी डॉलर की हेजेमनी 100% है, लेकिन अगर आप पिछले 10 ईयर का डाटा उठाइए तो डॉलर की पेनिट्रेशन सबसे फास्टेस्ट लास्ट डेकेड में गिरी है, बिटवीन 89 to 91%। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और इसमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज भी बीच में आ रही हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम वन ऑफ द बिगेस्ट। तो वर्ल्ड के अंदर एक्सपोनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं। तो इंडिया के पास एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज है और मुझे लगता है करंट गवर्नमेंट और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में हैं, एक बड़ा ही स्मार्ट डिसीजन लेते हुए इसको रिजॉल्व जल्दी कर लेंगी। मुझे नहीं लगता है 50% ट्रेड का 50% ट्रेड का, अगर आप ट्रेड टैरिफ देखें, इसका मतलब नो ट्रेड। ये पॉसिबल ही हो ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगे आप।
आपका ट्रेड, आप इसका नंबर देखिए, चाइना से ज्यादा है, इंडोनेशिया, कौन आएगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, अमेरिका में बैठे हुए कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी ये ऋषि विशाल जी, आपका फाइनल possible कमेंट नहीं क्या कहेंगे आप? विल अमेरिका ग्रेट अगेन और इनको ट्रम्प साहब फेक अगेन बना देंगे? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि आप ब्रिक्स में जाए या कहीं भी जाए, लेकिन अपने हितों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, बिल्कुल एक एक्सपर्ट साहब ने कहा कि ट्रेड डिफिसिट इंडिया चाइना में बहुत बड़ा गैप है, उसको कितना हम कम कर पाएंगे, चाइना पे हम कितना विश्वास करेंगे, क्योंकि आप ठीक है उस ब्रिक्स में आप हैं जिसमें चाइना भी है, रसिया भी है, लेकिन जब हमारे देश पे कोई ऐसी स्थिति आती है तो चाइना देखते हैं आप पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से गलवैया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें अपने हितों को साधना होगा, और अमेरिका जिस प्रकार से हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को सीखना चाहिए कि कहाँ कितना हमको आगे बढ़ना है, कितनी दोस्ती बढ़ानी है, ताकि बाद में हमें अपने देश में हमारे जो नेता हैं उनको परेशानी का सबब नहीं उठाना पड़े। जी, वैसे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बारे में क्या ही कहा जाए, बहुत अचानक फैसले लेते हैं और बहुत ऐसे फैसले लेते हैं। एक बात, जी जाकिर जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा रशिया से रिलेशन फिर से रिवाइव हुआ है, अभी बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था, मतलब सर्द मोहरी आ गई थी। अगर रशिया से हम रिलेशन इंप्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिक चाइना के ऊपर एक लगाम लगेगी। रशिया कहीं ना कहीं चाइना से, हम रशिया को लेके चाइना के सामने खड़े हो सकते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है। तो ये हमारे लिए, हम रशिया के साथ क्यों नहीं छोड़ रहे? हमको ऑयल और सस्ता तो कहीं से मिल रहा है। नहीं, कई बार ये भी होता है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए रशिया बहुत मेहनत करता है या पुतिन बहुत मेहनत करते हैं, वो भी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चलती है। माफी चाहूंगा, ये चर्चा बहुत बेहतरीन चल रही थी, कुछ और वक्त होता तो इसे कंटिन्यू करते। कौल साहब बहुत शुक्रिया, ऋषि जी बहुत शुक्रिया, और जाकिर जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बना देंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को गर्त में ले जा रहे हैं? अगर आप इस कंटेंट को डिजिटल पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।